मारूफ मौसीक़ार ख़य्याम को आज सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द-ए-लहद किया गया। ख़य्याम साहब की अंधेरी वेस्ट के 4 बंगलो कब्रिस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। वाज़ेह रहे कि जूहू के सुजॉय अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। 93 साल ख़य्याम को फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से 28 जुलाई को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। ख़य्याम, जिनका असल नाम मोहम्मद ज़हूर ख़य्याम हाशमी है, 18 फरवरी 1927 को पंजाब के ज़िला जालंधर की तहसील नवा शहर में पैदा हुए। उन्हें 3 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड से सरफराज किया गया। उन्होंने 1953 में फिल्म फुटपाथ से अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया। उनकी मशहूर फिल्मों में फिर सुबह होगी, लाला रुख, कभी कभी, नूरी, थोड़ी सी बेवफाई, दिल नादा, बाजार, रज़िया सुल्तान वगैरह शामिल हैं। उन्होंने मौसीक़ी की तालीम मारूफ मौसीक़ार बाबा जी चिश्ती से लाहौर में हासिल की थी। और ख़य्याम के इंतकाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि कुछ सबसे यादगार कंपोजिशंस जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा और इनके लिए हिंदुस्तान ख़य्याम साहब का हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। वहीं लता मंगेशकर ने भी ख़य्याम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने ख़य्याम साहब को अजीम मौसीक़ार करार दिया। लता दीदी ने ट्वीट किया कि वो दुख को अपने लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। बड़ी अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जिया है, मुकम्मल क्रिएटिव, आखिरी मोमेंट तक बहुत क्रिएटिव थे, तख्लीक हो रही थी उनकी, और सिर्फ उन्हें खुदा हाफिज़ कहने के लिए आए हैं। जो जी के लिए दुख होता है कि वो कुछ बरस अकेले अभी काटने होंगे, और वही ज़िंदगी है। लेकिन ख़य्याम साहब के जाने से बस यही कह सकता हूँ कि एक स्कूल ख़त्म हो गया, वो स्कूल बंद हो गया, वो उस्ताद उसमें से टीचर उठ के चला गया है। ये नया स्कूल है, देखिए हमने सब ने सीखा है उनसे, हम सब लोग ने सीखा। हम तो उनके गाने सुन के बड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत कंपोज़र थे और बहुत उनकी मेलोडी का जवाब ही नहीं था। तो बहुत देर तक उन्होंने बहुत वक्त तक अच्छा काम किया। ख़य्याम साहब ने जो काम किया है वो ऐसा काम है, ऐसा अमिट काम है, ऐसा अमर काम है उनका कि जब तक दुनिया रहेगी उनका काम जिंदा रहेगा। आज जिस्मानी तौर पे वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जो काम कर गए हैं, वो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से लेके कलर इरा तक जो उन्होंने काम किया है, आज जिस्मानी तौर पे वो हमारे साथ नहीं है। और बहुत ही सादा तबीयत इंसान थे, बहुत ही हलीमी से, बहुत ही प्यार से सबसे मिलते थे, झुककर मिलते थे। कभी उनसे मिलकर इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आप इतने बड़े किसी म्यूजिक डायरेक्टर से मिल रहे हैं। वो जितने अजीम थे उतने ही अच्छे इंसान थे, उतने ही मोहब्बती थे, उतनी ही वो सबको इज्जत देते थे। और आज पूरी दुनिया उनको इज्जत दे रही है, आंसुओं के साथ उनको विदा कर रही है। ऐसी शानदार हस्ती, इंसान के जितने भी रूप होते हैं, जितने भी आकार होते हैं, चाहे वो कलाकार का हो, संगीतकार का हो, अदाकार का हो, हर रूप में बेहतर से बेहतरीन थे वो। इंसान इतने अच्छे थे कि इंसानियत भी उनके नाम पे फ़ख्र करती है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने आज से लगभग 40 साल पहले फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में उनका इंटरव्यू लिया था। बहुत मेहरबान थे मुझ पे, अपनी बेटी मानते थे, और मोहब्बत की इंतहा देखिए कि अभी 2 साल पहले मैंने उन्हें फ़ोन किया। उनकी तबीयत नासाज थी, तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया, और मैंने कहा, ख़य्याम साहब, मेरे तबस्सुम टॉकीज़ में मैं इंटरव्यू लेना चाहती हूँ आपका। आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे बच्चे, तुम मेरी बेटी हो, जब चाहो आ जाओ, मैं दूंगा। वाकई उन्होंने मुझे बुलाया
और इंटरव्यू दिया, जबकि तबीयत उनकी बहुत नासाज थी। मैं उनके लिए सिर्फ एक शेर ही कहना चाहती हूँ कि जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। पुराने लोगों की जो यादें हैं उनमें बहुत ही फहरिस्त की लिस्ट में बहुत ही ऊंचा नाम होगा मेरे प्यारे खयाम साहब का। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। सिख बरादरी के रूहानी पेशवा गुरु नानक जी के 550 साला यौम पैदाइश की मुनासबत से कर्नाटक के बीदर से एक पालकी निकाली गई। ये पालकी मुल्क भर का दौरा करके औरंगाबाद पहुंची। इस पालकी के जरिए गुरु नानक जी की तालीमात को आम किया जा रहा है। औरंगाबाद में इस पालकी का शायान शान इस्तकबाल किया गया। ये पालकी शहर के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में रुकी और अकीदतमंदों ने इसकी ज़ियारत की, चढ़ावे चढ़ाए। इस मौके पर शहर में रैलियाँ निकाली गईं। गुरु नानक जी के मानने वाले सिख भाइयों का कहना है कि मौजूदा दौर में नानक जी की तालीमात के ज़रिए ही दुनिया में बाहमी अमन को यकीनी बनाया जा सकता है। वो तालीमात है इंसानियत की खिदमत और आपसी भाईचारा। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 550 जन्मदिन की खुशी में गुरु नानक प्रकाश यात्रा 2 जून को गुरुद्वारा श्री नानक जीरा साहिब बिदर कर्नाटक से आरंभ हुई थी, जो कि अलग अलग जगह पर जाती हुई कल रात को औरंगाबाद में पहुंची है, जो कि यहाँ के संगतों ने बहुत ही प्यार से सत्कार से स्वागत किया, वेलकम किया। सिख जो है तो अपना पीर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, और मुस्लिम लोग जो है तो अपना पीर मानते हैं। बीदर में जो गुरुद्वारा श्री बीदर साहब नानक साहिब बीदर साहब है, वहाँ पे गुरु नानक देव जी के चरण छू हुए थे। वहाँ पे एक झरना निकला है, जो कि हम उसको इंडिया का पाकिस्तान में जैसा पंजा साहिब है, इसे झरना हिंदुस्तान का पंजा साहब कहते हैं। वहाँ से इन्होंने उपराला सरदार बलबीर सिंह जी वहाँ के अध्यक्ष उन्होंने निकाला। प्रकाश पुरब दी यात्रा जो बीदर साहब तो निकली सी वो ਅੱਜ औरंगाबाद पहुंची है और ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ औरंगाबाद ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਜਾलना जाने वाली है। मालेगांव शहर से कुछ ही किलोमीटर पर वाक़ अजंगांव की स्वामी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम रिहायशी स्कूल के आदिवासी तालिब इल्मों की सही ढंग से देख रेख न होने की वजह से 90 से ज़ायद बच्चों को डायरिया और जिल्द की बीमारियों की शिकायत हो गई और इसके बाद उनके वालिदैन ने इन बच्चों को नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ज़बरदस्ती भर्ती करवाया, जहां इन सभी बच्चों का इलाज जारी है। 14 बच्चों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। 3 बच्चों की हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें मालेगांव के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्चों की हालत को देखकर नाराज वालिदैन ने रिहायशी स्कूल की जांच का ही मुतालबा किया है। सरकारी अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर ने जानकारी दी कि रिहायशी स्कूल के हॉस्टल में साफ सफाई और वक्त पर तिब्बी सहूलियात न मिलने की वजह से ये आदिवासी बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। जिलाई सतह पर इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है। आम्हाला व्यवस्था चांगली पाहिजे। आम्ही कशासाठी टाकले? त्यांचं शिक्षण व्हावा। आमच्या घरी त्यांना भेटत नाही का? आम्ही आमचे एकच पोरं आहेत, ते जास्त नाहीत आम्हाला, पण पोरं पण शिक्षण चांगलं व्हा। आपण थोडंसं शिकलो, आपले पोरं थोडेसे जास्त शिकले पाहिजे, हा विचार करून आम्ही पोरं टाकलेले। डॉक्टर शैलेश निकम सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने सब काम किया। 90 बच्चे यहाँ पे आए थे, जिनमें से 45 लड़के 45 लड़कियाँ थी। 3 को हमने रेफ़र किया सीरियस होने की वजह से मालेगांव, और 14 बच्चों को हमने यहाँ पे एडमिट किया और सलाइन वगैरह लगा के उनका ट्रीटमेंट किया है। इनका क्या तकलीफ हो रही थी वो जब आए? ये बच्चे जब आए तो इन लोगों को लूज मोशंस हो रहे थे, पाखाना ज़्यादा हो रहा था, उनके पेट फूल रहे थे, पेट में दर्द था, उनकी चमड़ी पे सब रैशेस आ गए थे और किसी को कुछ जख्म वगैरह भी था। असेंबली इंतखाबात से पहले ही महाराष्ट्र का सियासी मंजरनामा तेजी से तब्दील होता दिखाई दे रहा है। MIM और दलित लीडर प्रकाश अंबेडकर की सियासी जमात पर मुश्तमिल बहुजन वंचित आघाड़ी ने कांग्रेस के सामने नई शर्त रख दी है। अब प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस के साथ 50-50 का फॉर्मूला पेश किया है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत को भांपते हुए दलित लीडर प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद के लिए कांग्रेस को 288 असेंबली नशिस्तों में से 144 नशिस्तें देने की पेशकश करके सेकुलर खेमे में
फिर एक बार हलचल मचा दी है। जबकि प्रकाश अंबेडकर ने MIM को 26 अगस्त तक असेंबली नशिस्तें देने के मुतालिक फैसला करने की जानिब इशारा किया है। चर्चा हो ही नहीं रही। हम तो कांग्रेस को खुले आपके माध्यम से दे रहे हैं कि आइए 144 सीट कांग्रेस लड़े, 144 सीट वंचित बहुजन आघाड़ी लड़े। स्वीकारना है कांग्रेस तो आपके माध्यम से दे रहा हूं, कांग्रेस ने स्वीकारना है तो स्वीकार लीजिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे को ईडी की जानिब से नोटिस ने भी रियासत की सियासत में उथल पुथल मचा दी है। एनसीपी के बड़े नेता शिवसेना और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। रियासत के कांग्रेस लीडरान भी अपने आप को महफूज करने की फिक्र में है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सेकुलर जमातों से इत्तेहाद नागुज़ीर हो चुका है। महाराष्ट्र में लोकशाही आघाड़ी हमारी है कि जिसने बहुत साल से हम साथ में काम करते हैं। उसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, अन्य मित्र पक्ष भी हमारे साथ काम करते हैं। ऐसा है कि ये साथ में काम करने का है, सबको साथ में लेके काम करने का है। हमने तो उनको विनती की है, हमारा तो उनको आग्रह है कि आप हमारे साथ आ जाओ, आघाड़ी में आ जाओ। ये प्रस्ताव क्या है हमें बिल्कुल मालूम नहीं है। समाजवादी पार्टी और दीगर सेकुलर छोटी जमातें भी अहम सीटों के लिए अपने मुतालबात पर कायम हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की सोच बहुत क्लियर है कि हमको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है कि शिवसेना बीजेपी को हम कैसे हरा सकते हैं। तो वंचित आघाड़ी हो, कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी, सभी सेक्युलर पार्टीज़ को एक साथ आना चाहिए, जिसमें और भी छोटी पार्टियां हैं, शेका पक्ष है, स्वाभिमान पार्टी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये सब पार्टियां अगर एक साथ आती है तो डेफिनेटली बीजेपी शिवसेना किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकती। सियासी तज्ज़िया निगारों का मानना है कि जाफरानी और यकरुखी इत्तेहाद को शिकस्त देने के लिए तमाम सेकुलर जमातों को कवी इत्तेहाद की तरफ गामजन होने की जरूरत है, वरना जाफरानी जमात आने वाले इंतखाबात में इन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अभी जो फिलहाल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें ये देखने में आ रहा है कि सभी जो दिग्गज नेता हैं सभी पार्टीज़ के सब एक पार्टी में जा रहे हैं। तो कहीं तो एक फ्रंट खड़ा होना चाहिए जो सेक्युलर अलायंस जिसको कहते हैं, वो कहीं तो खड़ा होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक अपोजिशन रहे। कि सभी लोग बीजेपी में चले जाएंगे तो किस तरह ये सेक्युलर पार्टीज एग्जिस्ट कर सकेंगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी और शिवसेना अपनी ताकत को मनवाने और बढ़ाने के दर पर हैं। अगर रियासत की सियासत इसी रुख पर गामजन रही तो मजबूत अपोजिशन का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। 3 दिन कबल कांग्रेस के सरगर्म कारकुन गोविंद कोकुलवार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में चौपाला के मकामी लोगों और पद्मशाली समाज ने मुलजिमीन की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। गोविंद कोकुलवार पर हुए जानलेवा हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस सनसनीखेज वारदात ने शहर के लोगों में शदीद बेचैनी और गम गुस्से की लहर भी दौड़ा दी है। पिस्तौल से गोलियां चलाने वाले मुलजिम को पकड़ने में पुलिस को अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई है। यही वजह है कि इस मामले पर लोगों ने जिला पुलिस इंतजामिया पर दबाव बनाने का फैसला किया है। मुमरा से खबर है, जहां ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ी के दस्तावेजात चेक करने के लिए नाकेबंदी लगाई गई। इसमें ट्रैफिक इंचार्ज इंस्पेक्टर लंबाथे ने कई गाड़ियों को बगैर दस्तावेजात होने पर जब्त कर लिया। इनकी जानिब से जारी इस कार्रवाई के दौरान कुछ नौजवान ट्रैफिक कांस्टेबल से उलझते देखे गए। बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे ये नौजवान ट्रैफिक कांस्टेबल से उलझ गए। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने इन नौजवानों इरफान कुरैशी, फैजान शेख, शमसुद्दीन बांगी, तमसील कुरैशी के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में सरकारी कामों में दखल अंदाजी करने के तहत मामला दर्ज करके इन्हें हिरासत में ले लिया। जो तंदवर नगर में कार्रवाई हो रही थी वो उसके उन लोगों की गाड़ियां ट्रैफिक ऑफिस के सामने लाई थी। वहाँ अंगल मुंडे करके स्टाफ हमारे पुलिस वाले थे, उनके साथ में 4 लोगों ने हमको गाड़ी बिना पावती फाड़ के दे दो करके उनके साथ धक्का मुक्की किया और फिर उनको अरेरा भी किया। उसके हिसाब से गुना दाखिल हुआ है। उसमें 4 आरोपी के खिलाफ गुना दाखिल है। उसमें से
2 एक्यूज को अरेस्ट किया है और एक जुवेनाइल है उसको ताबे में लिया है। बुलढाना जिले के शेगांव में इलाका बरार के मारूफ शायर हवलदार सलीमुद्दीन आमिर का मजमूए कलाम नूर इफ्कार का इजरा अमल में आया। इस तकरीब को उस्ताद शायर अजीज़ खान अजीज़ की सरपरस्ती हासिल रही। वहीं सदारती फ़राइज़ अब्दुल लतीफ़ सानी ने अंजाम दिए। इस इजरा के मौके पर इलाका बरार के नामवर उदबा शोरा और अदब नवाज शख्सियात ने शिरकत की। इजरा की तकरीब के मौके पर शेरी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका बरार के नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। और अब खबरों की तफसील। कर्नाटक की काबीना में आज तोसी की गई। पिछले 5 माह येडियुरप्पा के वज़ीर-ए-आला बनने के बाद रियासती काबीना की ये पहली तोसी रही। बेंगलुरु में मुनक़िदा खास हलफबरदारी तकरीब में 17 अरकान ने काबीनी वजीर की हैसियत से हलफ लिया। एक रिपोर्ट। बेंगलुरु के राजभवन में बीजेपी हुकूमत के नए वज़रा की हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद हुई। गवर्नर वाजूभाई वाला ने 17 वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलवाया। तमाम नए वज़रा ने काबीना वजीर की हैसियत से हलफ लिया। कैबिनेट में शामिल नए वज़रा के नाम कुछ यूं हैं: गोविंद कारजोल, अश्वित नारायण, आर अशोक, सुरेश कुमार, वी सोमन्ना, जगदीश शेटर, श्री रामलू, मधुस्वामी, सीसी पाटिल, बिस्वराज भूमि, सीटी रवि, प्रभु चौहान और शशिकला। काबीना की तश्कील के बाद पार्टी में एक जानिब खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ गम और गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है। बीजेपी के चंद सीनियर एमएलएज ने खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर की है। येदियुरप्पा की काबीना में लिंगायत तबकों की नुमाइंदों की अक्सरियत है, जबकि काबीना में एक भी मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल नहीं किया गया है। सियासी तज्जिया निगार कहते हैं कि येदियुरप्पा के लिए हुकूमत चलाना आसान नहीं होगा। अब यहाँ पे हालात जो है वो अभी नाराज़ अराकीन का है और ख़ासकर बीजेपी का जो एक्सपेंशन है, मेरे ख़्याल से जो अंदाज से जो नाराज़गी चल रही है वहाँ पे अंदर, वो मुश्किल है हुकूमत चलाना इन लोगों को। और इसके लिए और जो है वो वजारत सबको तो दी जा सकती नहीं, लेकिन जो सीनियर हैं हमारे चित्रदुर्गा के तिप्पास्वामी ज़्यादा उनका एहतजाज है कि उन लोग से 6 टाइम जो है एमएलए हैं उनको भी नहीं दिया गया। पर्टिकुलर माइनॉरिटीज़ अक़लियतों को, उसमें पर्टिकुलर मुसलमानों को किसी को भी नुमाइंदगी नहीं देगी। और हम हिंदुस्तानी हैं और ये हमारा वतन है, तो जो भी कैबिनेट एक्सपेंशन होगा सोशल जस्टिस के मुताबिक वो मुसलमान को कैबिनेट मिनिस्ट्री देना ही चाहिए। नहीं देंगे तो साबित होता है कि इनका हिडन एजेंडा क्या है। रियासती काबीना में 17 अरकान की शमूलियत के बाद 16 नशिस्तें खाली रह जाती हैं। काबीना की तौसी में अमित शाह और बीजेपी के मरकजी लीडरों का असर नुमाया तौर पर दिखाई दे रहा है। येदियुरप्पा के कई हामियों को काबीना में जगह नहीं मिल पाई है। इससे वाज़ेह होता है कि भले ही बीजेपी ने येदियुरप्पा को क़यादत सौंपी हो, लेकिन हुकूमत का रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास ही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। और वहीं कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत ने एक बार फिर अक़लियतों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके रख दिया। रियासत की काबीना में अक़लियतों को नुमाइंदगी मिली ही नहीं। पार्टी के अक़लियती मोर्चे में नाराज़गी, मायूसी साफ देखने को मिल रही है। हालांकि पार्टी में अब्दुल अजीम, अनवर पार्टी, अब्बास अली, बोहरा, खुसरो कुरैशी जैसे कई नामवर लीडर मौजूद हैं, लेकिन कैबिनेट में किसी भी अक़लियती नुमाइंदे को जगह नहीं दी गई। इस सिलसिले में बेंगलुरु में हमारे साथी रऊफ हल्लूर ने अक़लियती मोर्चे के रियासती सदर अब्दुल अजीम से खास बातचीत की है। रियासत कर्नाटक में येडियुरप्पा की काबीना में तोसी हुई है। 17 अफराद को इस काबीना में शामिल किया गया है, लेकिन अक़लियतों को, मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी अक़लियती मोर्चे के रियासती सदर अब्दुल अजीम। अब्दुल अजीम साहब, आप सबको तवक्कुत थी कि अक़लियती नुमाइंदा कैबिनेट में होगा, क्योंकि येडियुरप्पा जी के ऊपर पूरी उम्मीद है। उन्होंने एश्योरेंस दिए थे कि इस बार अक़लियतों का रिप्रेजेंटेशन ज़रूर होगा, 100% होगा। अक़लियतों को जब इक़्तिदार देने की बात आती है, इक़्तिदार की बात आती है, तो अक़लियतों को नज़रअंदाज किया जाता है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। आपका नज़रिया अलग है, मेरा नज़रिया अलग है, क्योंकि मैं अक़लियत मोर्चा का प्रेसिडेंट हूँ।
मैं जो देख रहा हूँ ऐसा नहीं नज़र आ रहा। कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि हमारे पास जो है 34 मेंबर्स की कैबिनेट बनना था, उसमें ऑलरेडी आज 17 बने हैं, येडियुरप्पा मिलाकर 18 हुए हैं, अभी 16 सीट जो है बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि जो है चंद ही दिनों में और एक एक्सपेंशन होगा, उसमें ज़रूर हमको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और हम ज़रूर कामयाब होंगे। और वहीं हैदराबाद कर्नाटक की नुमाइंदा तंजीमों ने येडियुरप्पा काबीना को ही मुस्तरद कर दिया। हैदराबाद कर्नाटक की तंजीमों का कहना यही है कि नई काबीना में येडियुरप्पा ने हैदराबाद कर्नाटक के साथ सौतेला सलूक किया। 6 अजला पर मुश्तमिल खित्ते से सिर्फ 1 नुमाइंदगी दी गई, जबकि बॉम्बे कर्नाटक से 6 और ओल्ड मैसूर से 11 अरकान को काबीना में शामिल किया गया। हैदराबाद कर्नाटक जनप्रा संघर्ष समिति के सदर लक्ष्मण दस्ती का कहना है कि येडियुरप्पा ने हैदराबाद कर्नाटक को नजरअंदाज किया है, जिसकी वो सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जिला गुलबर्गा को भी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। जिला गुलबर्गा से बीजेपी के 5 MLA हैं, किसी को भी मौका नहीं दिया गया। ನಾನು KS ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ 11 ओल्ड मैसूर, 6 बॉम्बे कर्नाटक, सिर्फ 1 हैदराबाद कर्नाटक। ये क्या इंसाफ है? क्या बोलो, ये क्या इंसाफ है? ये इतना नाइंसाफी हम सोचे भी नहीं थे। येडियुरप्पा के ऊपर हम भरोसा करे थे, ऐसा नाइंसाफी सौतेली माँ का सलूक जो है ना हमारे ऊपर जो येडियुरप्पा साहब करे, इसका हम हैदराबाद कर्नाटक जनपद संघर्ष समिति की तरफ से, इलाका हैदराबाद कर्नाटक के आम लोगों की तरफ से हम इसको पहले खंडन करते हैं। इस बार जो है ना माइनॉरिटी के लिए मिनिस्ट्री का जो है ना कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है। हम उनसे अपील करते हैं कि वो माइनॉरिटी के खासकर तवज्जो देते हुए एक माइनॉरिटी का जो है ना मिनिस्टर जो है, जो मुस्लिम कैंडिडेट हो सकता है, उनको मिनिस्ट्री जल्द से जल्द जो है ना उनको अपॉइंट किया जाए। वहीं कर्नाटक हुकूमत ने IMA घोटाले की जांच CBI के हवाले कर दी है। हलाल सरमायाकारी के नाम पर हजारों लोगों को धोखा देने वाली IMA कंपनी की जांच फिलवक्त SIT के जरिए जारी है, लेकिन रियासती हुकूमत ने अब इस पूरे मामले को मरकजी तहकीकाती इदारे CBI के हवाले कर दिया है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने आज हाई कोर्ट को भी जानकारी फराहम की। वाज़ेह है कि IMA घोटाला मामले में कई अहम सियासतदान और ऑफिसर्स के नाम सामने आए हैं। इस घोटाले की तहकीकात में हुई पेशरफ्त रिपोर्ट SIT ने आज हाईकोर्ट में पेश की। बंद लिफाफे में SIT ने ये रिपोर्ट पेश की। अदालत ने SIT से कहा कि CBI की जांच शुरू होने तक वो अपनी तहकीकात जारी रखे। अदालत ने यह भी कहा कि वो इस मामले पर गहरी नज़र रखे हुए है। कर्नाटक के रायचूर के अशोक डिपो इलाके के अवाम और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने इलाके में वाक़े बड़े जानवरों के ज़बीहा खाने को शहर के बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा किया। मकामी और कंदोसामी मंदिर की इंतज़ामी कमेटी के अरकान ने दीगर लोगों के साथ रायचूर शहर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया। मंदिर इंतज़ामी कमेटी के सदर चिरंजीवी रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि अशोक नगर डिपो इलाके में 2 मंदिर हैं, लेकिन मंदिरों के करीब वाक़े ज़बीहा खाने से दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को काफ़ी परेशानियों का सामना होता है। इस मौके पर एहतजाजियों ने ज़बीहा खाना हटाने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि अशोक डिपो में वाक़ ज़बीहा खाना गुज़िश्ता कई बरसों से जारी है और इस ज़बीहा खाने से कई लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। दोस्ती भाईचारगी के लिए अगर कदम बढ़ाए जाएं तो हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर और हर इलाके में खुशगवार तब्दीली और चैन सुकून का माहौल ज़रूर देखने को मिल सकता है। बेंगलुरु की अगर बात करें तो बेंगलुरु का इंदिरा नगर इलाका इन दिनों इसकी शानदार मिसाल भी पेश कर रहा है। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें। आदाब। बेंगलुरु के इंदिरा नगर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की खूबसूरत मिसाल देखने को मिल रही है। इस इलाके में एक मस्जिद और 3 मंदिर मौजूद हैं। मस्जिद-ए-उम्मुल हसनैन की कमेटी हर वक्त इस बात को यकीनी बनाती है कि इलाके में अमन इत्तेहाद, भाईचारगी का माहौल कायम रहे। मस्जिद कमेटी की जानिब से हर साल मस्जिद के ही अहाते में ईद मिलन प्रोग्राम मुनक्किद होता है। इस प्रोग्राम में इलाके के हिंदू, सिख, ईसाई सभी को मदऊ किया जाता है।
तकरीब में मौजूद सभी लोग बेंगलुरु की मशहूर बिरयानी और मिठाई से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। मजहबी रहनुमाओं की जानिब से प्याम इंसानियत पर खुसूसी तकरीरें होती हैं। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार कहते हैं कि पिछले 20 बरसों से अमन इत्तेहाद की ये कोशिश जारी है और इलाके में न कशीदगी है, न तनाव और न ही कभी फिरके वाराना फसाद ही बर्पा हुआ। इस मस्जिद में जो कम्युनल हार्मनी प्रोग्राम होता है हम तकरीबन 20 साल से कर रहे हैं। ईद के बाद करते हैं, यानी रमज़ान की ईद के बाद या बकरीद की ईद के बाद जैसा सहूलत होती है वैसा करते हैं। लोग इस वजह से करते हैं कि ना हर मज़हब के लोग जुड़ के मोहब्बत से प्यार से ज़िंदगी करें। हमारे मस्जिद के अतराफ 3 देवला हैं, ये एक भी आज तक है ना कोई है ना फसाद नहीं हुआ और सब मिल आप देखो सब मिलकर प्यार से मोहब्बत से है ना आते हैं जाते हैं। कोई तरह का हमारे में नफ़रत नहीं है, आराम से इत्मीनान से सब है ना ज़िंदगी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। इस साल का ईद मिलन प्रोग्राम ईद उल अजहा के बाद मुनक्किद किया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने इस मौके पर कहा कि लोग अपने अपने मज़ाहिब के उसूलों पर अमल पैरा रहें, क्योंकि कोई भी मजहब नफरत, तशद्दुद और दुश्मनी का दरस नहीं लेता। अपने अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए और अपने अपने धर्म के ग्रंथ को पढ़ के उसी हिसाब से जब चलें तभी वे अपने महान हो जाएंगे, साथ ही साथ समाज में अच्छे हो जाती है। All religion is telling the same message. Say love each other. See, there is a main, when take Quran or Bible or Ramayana, Mahabharata, see whatever you take, no, because they are giving the good message to us. कि जब मुसीबत आती है तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं। तो क्या ऊपर वाले की मार ज़रूरी है हमें सिखाने के लिए कि हम सब एक हैं, हम मानव हैं, हम ह्यूमंस हैं पहले। कि हर धर्म वाले इसे कार्यक्रम करें। जैसे मैं जैन मंदिर से ये कार्यक्रम करना चाहता हूँ, गुरुद्वारा में होना चाहिए, मस्जिद में होना चाहिए।